नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड कैबिनेट में योग नीति को मिली मंजूरी। गोल्डन कार्ड की नई व्यवस्था पर मोहर। स्थानीय ठेकेदारों के काम की समय सीमा बढ़ाई गई। कांग्रेस की 1 जून को होगी जय हिंद रैली। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए होगी रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। स्टिंग मामले में सीबीआई ने फिर तेज की जांच। मंत्री उनियाल समेत कई नेताओं से पूछताछ के लिए बुलाए। नैनीताल के राजभवन में कल से गवर्नर कप गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन। आज राजभवन नैनीताल में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कर्टेन रेजर कार्यक्रम किया। अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ एआई के 188 अलर्ट और अतिक्रमण ध्वस्त। हर सरकारी भूमि पर बारीकी से नजर। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। आप देख रहे हैं किंग न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण को एक साल तो 9 जून को पूरा हो गया है, लेकिन 26 मई 2025 को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले शपथ को 11 साल पूरे हो गए हैं। इन 11 सालों में सरकार के कामकाज को जहां बीजेपी ने अभूतपूर्व बताया। आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री देवभूमि आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे और लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। इसके साथ हमेशा देवभूमि में करोड़ों की सौगात देने के साथ ही पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी व्यर्थ नहीं होने देंगे, इस बात का भी भरोसा जनता को दिया है और अपनी घोषणाओं से इसका भरोसा भी जताया है। वहीं कांग्रेस ने मोदी के 11 साल पूरे होने पर इसे बहुत ही निराशाजनक कहकर तंज कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तराखंड हमेशा से प्राथमिकता में रहा है। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीब है। आइए बताते हैं वह खास तारीखें जब प्रधानमंत्री मोदी देवभूमि की मिट्टी से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ में विभिन्न विकास कार्यों के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति लोकार्पित करने के लिए 2021-22 के विधानसभा चुनाव और 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री धामी के शपथ ग्रहण में उनकी उपस्थिति राज्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है। 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा, 12 अक्टूबर 2023 को मानसखंड जागेश्वर आदि कैलाश दौरा, 8 दिसंबर 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 2 व 11 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी मौजूदगी इसका परिणाम है। 28 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेलों में उनकी भागीदारी, खेलों को भी बढ़ावा दिया। ये सभी यात्राएं दिखाती हैं कि उत्तराखंड उनकी प्राथमिकता में है और वह इसे विकास व आध्यात्मिकता का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन तमाम दौरों में उत्तराखंड को हजारों करोड़ विकास की सौगात दी गई। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के बतौर 11 सालों के बड़े बड़े वादों को खोखले दावों में बदलकर मोदी सरकार ने देश की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि अच्छे दिन की बात अब डरावने सपने की तरह लगती है। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। कुछ नहीं आया। मोदी जी आए जरूर बहुत बार
बार बार कहा गंगा मैया ने बुलाया है, केदार बाबा ने बुलाया है, उत्तराखंड से मेरा बहुत पुराना रिश्ता नाता है, उत्तराखंड को मैं देश में नंबर 1 राज्य बनाऊंगा। ये सारी बातें उत्तराखंड में कही हैं उन्होंने। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की भौगोलिक विषमताएं आप देखिए, आपदा से हमारा चोली दामन का साथ है और आए दिन हमारे वहाँ भू धसाव होता है, भूकंप आता है, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और बादल फटने की घटनाएं होती हैं। तो हमको उस मद में हमें पैसा चाहिए था, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था, हमें आर्थिक पैकेज चाहिए था, हमें ग्रीन बोनस चाहिए, क्योंकि हम 70% से ज्यादा वन आच्छादित प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में फॉरेस्ट एक्ट या एनजीटी की वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और मिल्स नहीं लग पाते, हमारे युवाओं के हाथों को काम नहीं मिल पाता। इसलिए भी पर्यावरण की दृष्टि से जो योगदान उत्तराखंड का है उसके मद्देनजर हमें ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए था। नॉर्दर्न ईस्ट की जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, जो हिमालयी राज्य हैं हमारे ईस्ट में, उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। उन हिमालयी राज्यों को केंद्रीय बजट में उनके लिए अलग से बजट का प्रावधान है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से बजट का प्रावधान है, हिमाचल के लिए बजट का प्रावधान है, उत्तराखंड के लिए क्यों नहीं? वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 सालों के निराशाजनक बताया तो बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस के सवाल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीते 11 साल भारत के अमृत काल के रहे हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में देश ने प्रगति का जो रफ्तार पकड़ी है वो ना रुकेगी ना थकेगी, बल्कि और अधिक विश्वास और संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए डबल इंजन के महत्व को साकार किया और विश्वास व्यक्त किया कि डबल इंजन यहाँ तेज गति से विकास करता रहेगा। वहीं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार 3.0 की पहली सालगिरह को लेकर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। सरकार के स्तर पर भी 1 साल पूरा होने को लेकर कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस केंद्र में ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना का फैसला और 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप आदि बातें रखी जा सकती हैं। डबल इंजन की सरकार में केंद्र से हर कदम पर उत्तराखंड को सहयोग मिला है और उसके कारण उत्तराखंड भी बहुत सारे काम विकास के, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे हो, जमनानी बांध की स्वीकृति हो, टोंस बांध की हो, लखवाड़ बांध की हो और अन्य हमारे जल विद्युत योजनाएं, सब क्षेत्र में हमको कृषि के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में और आपदा के क्षेत्र में केंद्र सरकार से लगातार हमको आर्थिक और मानवीय दोनों प्रकार का सहयोग मिला है। छिलके की जब घटना हुई तब भी एनडीआरएफ और केंद्र का हर कदम पर रक्षा विभाग का भी हमको सहयोग मिला और हम उससे सफलतापूर्वक निपटे हैं। हर कदम पर केंद्र के साथ तालमेल मिलाकर के काम हुआ है और धामी जी के नेतृत्व में भी 25,000 लोगों को लगभग नौकरियां प्रदेश के अंदर मिली हैं, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की नकल विरोधी कानून बनाने के बाद कोई पेपर लीक या नकल की कोई भी घटना नहीं हुई है। और इसी प्रकार से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी नीति आयोग की रिपोर्ट में पहले 10 में से 7 गोल्स में प्रदेश ने देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। देखिए, वैसे तो हम क्षेत्रीय दल हैं और हम उत्तराखंड में चल रहे जो जन समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं, परंतु जब ये बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में 11 साल हो गए हैं वो उत्तराखंड के लिए किस ढंग से हैं, तो उत्तराखंड के लिए कोई भी केंद्र की तरफ से कोई ऐसा हम ये कर सकते हैं करिश्मा नहीं हुआ है कि जिससे हम ये कहें कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई हैं, अच्छा हो गया है, रोजगार की व्यवस्थाएं हो गई हैं, या फिर हम यूँ कहें कि पलायन जो हम जिसके लिए बार बार हम उत्तराखंड राज्य की हमने मांग की थी, पलायन रुक गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम इसको उत्तराखंड के लिए कैसे बेमिसाल माने? बस इसको बार एक यही कह सकते हैं कि एक बार पुनः जो भारतीय जनता पार्टी के जुमले होते हैं वो इस 11 साल को पूर्ण होने पे वो उन्हें एक जुमला कहेगा। कई सालों से पहाड़ पर पहाड़ जैसी जिंदगी काटना बेहद मुश्किल दौर रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश का जन्म हुए 25 साल हुए हैं। उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद विकास के कामों में बेहद मुश्किल दौर रहा। धीरे धीरे समय बीतता प्रदेश के हालात सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया गया। वैसे तो प्रदेश में कांग्रेस भाजपा दोनों की सरकारों ने पहाड़ के विकास को लेकर दावे बहुत किए, लेकिन
विकास धरातल पर नहीं दिखा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीते इन 11 सालों में पहाड़ की दिशा और दशा में काफी सुधार देखने को मिला। जिस पहाड़ पर चलना मुश्किल हो, अब उससे मेरे पहाड़ जल्द रेलगाड़ी पर दौड़ने वाले हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 11 सालों में मोदी सरकार के आने से विकास और क्या गति मिली है। तभी काम को देखकर पहाड़ की जनता ने भी 2 दशक से भाजपा की सरकार को ही चुना है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए व ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों व आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने व ऑपरेशन में घायल हुए नागरिकों के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आगामी 1 जून को हल्द्वानी में आयोजित होने वाली जय हिंद रैली में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व आम लोग शामिल होंगे, जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता भागीदारी करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह रैली कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैलियों की श्रृंखला में आयोजित की जा रही है और कांग्रेस पार्टी इन रैलियों के माध्यम से जहां एक और देश के सैन्य बलों के प्रति अपनी व देश की आम जनता की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करेगी, वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने में जुट गए हैं उनसे सीधे ये सवाल भी करेगी कि प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 6 राज्यों में जाकर रैलियां संबोधित कर रहे हैं उस पर सवाल होगा। पहलगाम की आतंकवादी घटना हुई, जिस घटना में 26 निर्दोष लोगों की हत्या, कोल्ड ब्लडेड मर्डर आतंकवादियों ने करा। आज जब युद्ध विराम हो गया है, आज जब युद्ध की स्थिति नहीं है, दोनों तरफ शांति है, हम सरकार से कुछ चीजें पूछना चाहते हैं जो हम युद्ध काल में नहीं पूछना चाहते थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या जो आतंकवादी घटना हुई और केंद्र सरकार ने अपनी चूक मानी, तो क्या उस चूक के लिए आज तक किसी की जवाबदेही तय हुई है? नीचे से लेकर के ऊपर तक जो सुरक्षा एजेंसीज हैं और गृह मंत्रालय है, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई केंद्र की सरकार ने करी है? नंबर 1। नंबर 2, जो आतंकवादी उस घटना में शामिल थे उनका क्या हुआ? वो कहां भाग गए? आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? तीसरा, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर, हमने पूरा देश जानता है कि इतने 26 लोगों को मार के हमारी माता बहनों का जो सिंदूर जाड़ा गया था उसका बदला लेने के लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो कांग्रेस समेत सारा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। नैनीताल के राजभवन में कल से गवर्नर कप गोल्फ प्रतियोगिता शुरू हो रही है। आज राजभवन में नैनीताल में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कर्टेन रेजर कार्यक्रम किया है। नैनीताल राजभवन में आयोजित इस गोल्फ प्रतियोगिता में इस बार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत देश भर के कुल 177 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 30 से 31 मई तक आयोजित इस प्रतियोगिता में कई ग्रुप में आयोजित होगी ये प्रतियोगिता, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हो रहे हैं। राजभवन में आयोजित कर्टेन रेजर कार्यक्रम के दौरान सूबे के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि गोल्फ के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल आयोजित की जा रही है और स्कूलों को भी राजभवन गोल्फ से जोड़ा गया ताकि युवा अपना कैरियर भी बना सके। आपको बता दें कि नैनीताल राजभवन में हर साल गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन होता है। यहाँ गोल्फ खेलना किसी चुनौती से कम नहीं है। 9 होल्स में खेले जाने वाले गोल्फ ग्राउंड में उतार चढ़ाव के साथ खिलाड़ियों को ज़्यादा दमखम की ज़रूरत होती है। खास बात यह है कि नैनीताल की गोल्फ होल्स के नाम इस बार उत्तराखंड की नदियों व पहाड़ों के नाम पर रखे गए। नैनीताल के अंदर में, राजभवन के अंदर में आज कर्टन रेजर कार्यक्रम किया है और आपने बहुत सुंदर कहा कि इसके अंदर में जो पार्टिसिपेशन है बढ़ चढ़कर है। इस बार 177 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसके अंदर में हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं। और जिस प्रकार आपने कहा कि एक तो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, दूसरा खेल के अंदर में रुचि भी बढ़ी है। इस बार अप्रैल के महीने के अंदर में हमने कैंप 20 दिन का कैंप चलाया था, जिसके अंदर में 451 और उसके अंदर में हमारे गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे थे। और सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि हमारी बेटियां, छोटे बच्चे, महिलाएं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक्चुअली पूरे परिवार को, समाज को बहुत अच्छा लगता है जब गोल्फ जैसी गेमों के अंदर में उत्तराखंड का, प्रदेश के अंदर में परिवार एक गोल्फ खेलना चाहता है। सच कहूं तो इसमें जो इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है
वो ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने आप जो फिट इंडिया, स्वस्थ इंडिया और खेलो इंडिया, इसके अंदर में एक नेचुरल पार्टिसिपेशन दी हुई है। आपने तो देखा है कि किस प्रकार 38 नेशनल गेम्स इस बार पहली बार उत्तराखंड के अंदर में आयोजित की और उसके अंदर में हमको 100 पदक मिले। ऐसा लगता है कि एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है कि किस प्रकार नई नई गेम्स को खेल सीखा जाए। और गोल्फ ऐसी गेम है जो हम सब समझते थे कि ये कोई हायर ब्रांड के लिए है, लेकिन जिस प्रकार से हमारा पूरा परिवार इसके अंदर में मिल रहा है, बहुत खुशी है। इस टूर्नामेंट के अंदर में जो सबसे बुजुर्ग हैं उनकी उम्र 80 साल की है और जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र 6 साल है। हमारे साथ में 11 महिलाएं इसके अंदर में इस प्रतियोगिता के अंदर में आई हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगर के वार्ड नंबर 2 में स्थित बंधन बैंक शाखा के खिलाफ आज पीड़ित दर्जनों ग्राहक महिलाओं ने कोतवाली पहुंचकर बंधन बैंक कर्मचारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर सौंपी है। सभासद अविनाश वाल्मीकि और रेहान अंसारी ने अपने वार्डों की ग्राहक पीड़ित महिलाओं के साथ कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया था कि पैसा पूरा जमा होने के बाद भी ऑनलाइन जमा नहीं हुआ, जिसके चलते बैंक सिविल खराब हो गई है। पैसा पूरा जमा होने के बाद भी पैसे लेने के नोटिस ग्राहक तक पहुंच रहे हैं, जिसके बाद बैंक स्टाफ पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनी। इसके बाद बैंक स्टाफ द्वारा लिखित में 1 माह का समय मांगा गया है, जिसमें कहा गया है कि 1 माह तक सभी शिकायतों को दूर किया जाएगा। ये बंधन बैंक शाखा महिलाओं को समूह बनाकर बैंक लोन देने का कार्य करती है। 29 तारीख तक, अगली 29 तारीख तक की गारंटी ली है हमने कि 29 तारीख तक हम फाइनल करेंगे आपका। अगली 1 महीने का दिया है। करीब 2 लोगों के मामले हैं। अभी तो जो हमने पूरा जमा कर दिया है और वो मान नहीं रहे हैं, हमारे ऊपर और निकाल रहे हैं। एक के ऊपर 55,985 रुपये और एक के ऊपर 45,900 रुपये निकाल रहे हैं, और जो हमने पूरा फाइनल कर दिया। और जबकि जिस पर 55,000 निकाल रहे हैं उनने 2550 की 1 किस्त और ज़्यादा दी है, फिर भी वो निकाल रहे हैं उनकी। प्रकरण ये है कि ये जो मेरे कुछ वार्ड नंबर 8 से हैं, कुछ अन्य वार्डों से भी हैं, इन मेरी माताओं का ये कहना था कि जो बंधन बैंक है या सिद्धार्थगंज शाखा, इनके द्वारा इन लोगों ने लोन लिया। अब इनका ये कहना है कि जो इन बंधन बैंक वालों ने जो इनको पासबुक दी उसमें पूरी एंट्री है, जो कर्मचारी बंधन बैंक का वसूली करने के लिए इनके घर जाता था उसके पूरे साइन हस्ताक्षर है उस बुक में, जो इन लोगों ने मुझे बताया। अब जब ये बैंक पहुँचे तो उनका ये कहना था कि अभी आप में और शेष पैसा बाकी है, जबकि इनका ये कहना ये है कि जो ये पासबुक है उस हिसाब से सारे पैसों की एंट्री हो चुकी है। जितना आज के इन लोगों ने लोन के लिए कहा था वो पूरा इनकी तरफ से भुगतान कर दिया गया। पर जब ये वहाँ पहुँचे तो उनको और उल्टी वसूली निकाल दी गई कि तुम और पैसे देंगे। तो उसकी शिकायत करने के लिए आज हम सब लोग कारण कोतवाली पहुँचे। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खटीमा से अगली खबर है, जहां तहसील परिसर में खतौनी पुनर्निरीक्षण तथा अद्यतन प्रक्रिया में मानवीय एवं तकनीकी संसाधनों के अभाव को लेकर उत्तराखंड लेखपाल संघ के आह्वान पर खटीमा इकाई के राजस्व निरीक्षकों तथा राजस्व उप निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार कर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान आंदोलित कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है। आपको बता दें कि आंदोलित कर्मचारी आज अंतिम दिवस तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार के दौरान धरने पर बैठे रहे। आंदोलित कर्मचारियों ने प्रत्येक क्षेत्र में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहायक, उप निरीक्षकों को लैपटॉप, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन तथा वाईफाई जैसे आवश्यक संसाधनों को स्थायी रूप से उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार 29 मई तक समस्याओं को समाधान नहीं करती है तो प्रत्येक प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं राजस्व निरीक्षक राजकुमार चौहान ने बताया कि यदि प्रशासन द्वारा मांगे नहीं मानी जाती हैं तो प्रदेश संगठन के निर्णय पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शासन द्वारा खतौनियों में अंश निर्धारण की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन उसमें जो है उन्होंने हमारे जो लेखपाल हैं उनको जो है कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं, ना कंप्यूटर दिए हैं, ना लैपटॉप दिए हैं, ना इंटरनेट की सुविधा दी है, जिससे वो संभव नहीं है। और बहुत सारी खतौनियाँ बहुत पुरानी है, उनको जो है उनमें छांटना है, उसके लिए रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। और इसके लिए उन्होंने 30 मई निर्धारित कर दी थी, जब तक कि ये उसके लिए इतनी जल्दी जो है संभव नहीं है। हमारे संगठन द्वारा उसमें लैपटॉप और इंटरनेट और
सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उत्तराखंड लेखपाल संघ जो इनका प्रदेश स्तर का उत्तराखंड लेखपाल संघ है, उसके द्वारा अपनी मांग जो खतौनी पुनरीक्षण अद्यतन करने में सहखातेदारों का जो घाटों का अंश निकालने का जो प्रक्रिया परिषद द्वारा चल रही है, उसमें संसाधन न होने के कारण इन्होंने समुचित संसाधन न हो जिससे कि कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, लिहाजा हमें संसाधन उपलब्ध कराया जाए। उसमें इन्होंने 3 दिन का ये कार्य बहिष्कार कर प्रत्येक तहसील में धरना दिया, जो 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये धरना है। इसके उपरांत इनके द्वारा जो ये नोटिस दिया है, इसमें यह है कि अगर ये मांगें हमारी पूरी नहीं होती तो आगे हम कोई भी जाने के लिए एक बृहद स्तर पे प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। डोईवाला तहसील में गुरुवार को देहरादून जिले के सभी लेखपालों ने धरना देकर शासन प्रशासन को अपनी 2 सूत्रीय मांगों को हल करने की मांग की है। आपको बता दें, प्रदर्शन कर रहे लेखपालों ने कहा कि सरकार काम तो थोप रही है, लेकिन बदले में न तो कोई सुविधा दे रही है और न ही कोई सहायक व्यक्ति, जिस कारण खतौनियों के कार्य करना मुश्किल हो गया है। डोईवाला तहसील में प्रदर्शन कर रहे देहरादून लेखपाल संघ के प्रदेश जिला अध्यक्ष और तमाम सदस्यों ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांग पर उचित कार्रवाई नहीं करती है, तब तक हम बहिष्कार पर रहेंगे। हड़ताल के जो मुख्य बिंदु है, वैसे तो ये जो हड़ताल हो रही है प्रांतीय आह्वान पर हो रही है, पूरा प्रांत हड़ताल पे है, 3 दिवसीय हड़ताल है और उसमें मूल जो कारण है वो 2 है। एक अंश निर्धारण योजना और दूसरा एग्री स्टैक। एक अभी एग्री स्टैक योजना आई है जिसके तहत प्रत्येक खेत पे जाके डिजिटल पड़ताल होनी है और वो जो खरीफ सीजन आएगा उसे डिजिटल पड़ताल करनी है। अब वो होगी कैसे, क्योंकि अगर इसी फ़ोन से करेंगे तो लोगों के फ़ोन भी आएंगे, तो या तो हमें फ़ोन नहीं उठाने पड़ेंगे, वो काम पहले करना पड़ेगा, उससे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा जनता पे। तो ये हम भी नहीं चाह रहे हैं कि जनता फिर हमारी शिकायत करे या हमें बोले कि आप लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। यार वो संसाधन दे दिए जाए ताकि वो कार्य हो जाए, लैपटॉप हो या टैब हो, और एक हेल्पिंग हैंड दे दिया जाए कि मैं फ़ोन अटेंड करूँगा, क्षेत्र में काम करने गया और तहसील में नहीं आया हूँ, टाइम बॉन्ड काम है, तो तहसील में लोग आएंगे तो बैरंग वापस लौटना होगा। अगर मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं तो मैं क्षेत्र में गया हूँ, तो एटलीस्ट मेरे साथ जो साथ वाला उसे मैं तहसील में बिठा के लोगों के कागज तो ले ही सकता हूँ कि चलो कागज जमा कर लो, ताकि दोबारा ना पड़े, चक्कर ना काटने पड़े। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भूकटाव से बचाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर सुरक्षात्मक कार्य में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में जिलाधिकारी के सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने कार्यदायी एजेंसी की अनुमति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। बताया जा रहा है कि करोड़ों के कार्य में हेराफेरी हो रही है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए बनाई जा रही सुरक्षा दीवार में गुणवत्ता सहित निर्माण दायी एजेंसी द्वारा आपदा प्रबंधन के मानकों का घोर उल्लंघन पाया गया। उन्होंने बताया कि सुरक्षात्मक कार्य करने वाली एजेंसी ने नदी से ही रेत पत्थर उठाकर निर्माण में लगा दिया है और न ही क्रॉसिंग मशीन लगाई गई है, क्रशिंग मशीन ना ही लगाई गई है, जो कि आपदा प्रबंधन के नियमों के खिलाफ है। फिलहाल जिलाधिकारी ने तत्काल एक्शन लिया है। इसके अलावा गुणवत्ता की जांच के निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल आई आपदा में स्टेडियम पर संकट आ गया था और इस बार भी सुरक्षात्मक कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या इस बरसात से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सुरक्षा पूरी हो पाएगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। नैनीताल थोड़ी देर की ही बारिश ने पोल खोलकर रख दी है। तेज बारिश की वजह से तल्लीताल बाजार की सड़क नदी में तब्दील हो गई। बंद नालियों के कारण पानी सड़क पर आ गया और कई दुकानों में भर गया, जिससे दुकानों में रखा सामान खराब हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि बारिश कुछ ही देर हुई। अगर ये बारिश कुछ घंटों तक होती तो ऐसे में लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाती। वहीं थोड़ी देर की मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी नैनीताल मार्ग में बल्दिया खान के पास पेड़ गिरने से एक वाहन चपेट में आ गया, जिसके कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। दुकान में बैगों का काम है, तो बैग सब भीग गए। वो पीछे की तरफ से दीवार में वो नाली भरी हुई है, उसमें ये जो ना पीछे काम हुआ, निर्माण कार्य हुआ, उन्हें एक पूरा खंबा पूरा इसके अंदर रख दिया नाली के अंदर, जिसकी वजह से वो पानी रुक गया और वो मेरी दुकान के अंदर आया। जब मैं दुकान खोलता हूँ 11 बजे तो काफी पानी भरा हुआ था। ये रखते हैं कि जैसे वो हमसे टैक्स लेते हैं, उनको भी काम करना चाहिए, उसको साफ कराना चाहिए
बाजार की व्यवस्था ठीक रखनी चाहिए पूरे शहर को। खाली बोर्ड लगाने से तो नहीं होता ना कि सफाई, निंताल को साफ रखिए, जो कर्मचारी हैं उनको सफाई करके रखना चाहिए ना। काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी पानी अंदर आ गया, पूरी दुकान के अंदर आ गया है, कीचड़ साथ में, काफ़ी मतलब सामान भीग गया है। नगर पालिका से यही कहते हैं कि वो लोग सफाई रखें, सफाई करवाएं, नालियों की सप्ताह में करवाएं, चाहे चौक ना हो, नालियाँ चौक होगी तो पानी आएगा। तो इसीलिए नगर पालिका से यही कहेंगे कि आप लोग नाली की ही ध्यान दें। नाली की सफाई नहीं होने के कारण पानी पूरा दुकानों में, घरों में भी जा रहा है। बरसात का पानी हमारी दुकानों में और घर में घुस रहा है, उससे हम लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लाखों का दुकान में तो काफ़ी नुकसान हुआ है हमारे। तो उसके लिए बस यही चाहते हैं कि नगर पालिका प्रशासन नाली की तरफ ज़्यादा जोर दे, ज़्यादा सफाई करे, जिससे पानी चौक ना हो, मलबा पत्थर सब आ रहा है उसमें नाली में, जिससे वो ब्लॉक हो जा रही है। देखिए, ये दिक्कत जो है आज जो आई है ये पहले पूर्व में भी आ चुकी है और इसके लिए हमने प्रशासन से कई बार कहा है कि जो आप रोड का आपने काम करवाया है उसमें डिजाइन ऐसा करवाइए कि पानी जो है बार बार जो ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है वो ड्रेनेज प्रॉपर हो और नालियों में जाए। उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी वालों से, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उनसे हमारी बहुत बार मुलाकात हुई, बहुत बार हमने उस एरिया का उनसे सर्वे भी करवाया और बार बार हमने रिक्वेस्ट करी कि आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि पानी की प्रॉब्लम ना हो। हम लोग पहले भी 2021 में पिछाड़ी बाजार के दुकानदार हमारे लगभग 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान झेल चुके हैं पानी की वजह से। उसके लिए भी प्रशासन को रिक्वेस्ट डाली थी लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जो प्रॉब्लम हुई है इसके लिए बहुत बार हम कह चुके हैं और नालियों के अंदर मलबा आके फंस रहा है जिस वजह से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ये देखिए, अलग अलग विभाग है, सब एक दूसरे पे होती है, बात डालते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप जिसकी भी जिम्मेदारी है वो प्रॉपरली उसको करे, कम से कम हमारे व्यापारी को परेशानी ना उठानी पड़े, क्योंकि उस नुकसान की भरपाई देखिए कोई नहीं करता। नुकसान की भरपाई दुकानदार को स्वयं करनी पड़ती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि परिवहन और अशोक लीलैंड के बीच हुए समझौते के बाद पतंजलि को 10,000 ट्रक मिलेंगे। गुरुवार को हरिद्वार में पतंजलि फूड पार्क में कंपनी ने आज एक समारोह में 100 ट्रक पतंजलि को सौंप भी दिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वयं ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठकर प्राप्त हुए इन नए ट्रकों को पतंजलि के परिवहन बेड़े में शामिल किया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि परिवहन आने वाले समय में देश के बड़े संस्थानों में शामिल होगा। साथ ही जल्दी ही पतंजलि के वाहन बेड़े में बसों को भी शामिल किया जाने का भरोसा दिलाया। बाबा रामदेव ने इस बार योग दिवस पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाने का ऐलान किया। गांव का नाम ही पहले तो हम सबसे प्रथम तो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने नई योग नीति यहाँ पर लागू की है। उसके तहत योग को लेकर के, वेलनेस को लेकर के नई संभावना उत्तराखंड में पैदा हुई है और योग की राजधानी के रूप में उत्तराखंड को दुनिया जानती है और भी अधिक इस क्षेत्र में निवेश भी होगा, रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा और यहाँ के लोगों को समृद्धि भी मिलेगी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।